नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं रोहित तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीकेजे क्लास बाय रोहित सर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पे एक छोटी सी परिचर्चा प्रस्तुत की थी। पिछले वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर के एक छोटी सी परिचर्चा प्रस्तुत की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित अनेक छोटे छोटे प्रश्न या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और पीसीएस प्री, आईएएस प्री जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस विद्वान ने किस प्रकार के पतन की व्याख्या की थी। तो उसी क्रम में एक लिस्ट है जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर रखी है, व्हाइट बोर्ड पे। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और ये आशा है कि आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, जिससे इसको याद करने में आपको आसानी होगी। और निश्चित तौर से इसके पतन से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि किन विद्वानों ने ऐसा क्या मत दिया पतन के संबंध में, तो उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले गार्डन चाइल्ड और मर्टिमर व्हीलर ने ये बताया कि हड़प्पा सभ्यता आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई थी। जॉन मार्शल तथा अर्नेस्ट मैके जैसे विद्वानों ने ये बताया, जॉन मार्शल ने बताया कि प्रशासनिक शिथिलता तथा भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का पतन हो गया। भूकंप का सिद्धांत जो है जॉन मार्शल का था। अर्नेस्ट मैके ने बताया कि संभवतः बाढ़ आ गई थी और उस बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इसके अलावा फेयर सर्विस जैसे विद्वान इस बात को मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में संसाधनों की कमी हो गई और जिसकी वजह से वहां पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति पैदा हुई और धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इसके बाद लैम्ब्रिक जैसे विद्वानों का यह मानना है कि सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग के परिवर्तन के कारण, ठीक है, इस सभ्यता का पतन हो गया। ऑरेल स्टाइन जैसे विद्वानों का यह मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि नगरीकृत सभ्यता थी और नगरों के निर्माण के लिए ईंटों की जरूरत पड़ी, तो उन लोगों ने ईंटों को पकाने के लिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के वातावरण में वृक्ष और तमाम विभिन्न तरह के पेड़ पौधे थे, उनका उन्होंने कटाई कर दिया, जिसकी वजह से एक पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो गया और उस कारण जो है वो ईंटों के पकाने तथा घरों के निर्माण के लिए व्यापक वन कटाव हुआ और इसके कारण वहां पे वातावरणीय परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के कारण धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। इसके अलावा डॉक्टर एम.आर. साहनी, इन्होंने ये बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ वो प्लेट विवर्तनी घटना के कारण हुआ और प्लेट विवर्तनी घटना के कारण जो है जल प्लवन बहुत अधिक हो गया, क्योंकि नदियों का मार्ग परिवर्तित हो गया। कहीं कहीं नदियों में जल स्तर बिल्कुल कम हो गया और कहीं कहीं नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया, जिसके कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो डॉक्टर एम.आर. साहनी का यह मत था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन था वो प्लेट विवर्तनी की प्रक्रिया के द्वारा हुआ। इसके अलावा जॉर्ज डेल्स, राइट्स और डी.डी. कौशाम्बी जैसे विद्वानों का ऐसा मत था कि मोहनजोदड़ो के लोगों को जो है आग लगा करके उनका सामूहिक हत्या कर दी गई थी। ये विद्वान इस आधार पे अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं क्योंकि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया और वहां बड़ी संख्या में कंकाल मिले भी हैं, तो इसीलिए वो किसी सामूहिक हत्या के द्वारा इस सभ्यता के पतन को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा एक और विद्वान थे जिनका नाम था सीरिन रत्नाकर। इन्होंने यह माना कि मेसोपोटामिया से जो लाजवर्द का व्यापार था, लाजवर्द का जो व्यापार वह नष्ट हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई
और हड़प्पा सभ्यता भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण विद्वान हैं और उनके द्वारा बताए गए ये मत हैं जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो चूंकि यहाँ पे कोई निश्चित अभी भी प्रमाण नहीं एक व्यक्त किया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो इन विद्वानों के सभी मतों को हम जानते रहेंगे और इनको हम एक जगह कहीं ड्रॉ करके नोट कर लेंगे, जिससे कि हम इससे संबंधित अगर हम प्रश्न आए तो हम इनको अच्छे से टैकल कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है उत्तर हड़प्पा काल या उत्तर हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि हमने देखा प्रारंभ में प्राक हड़प्पा सभ्यता को देखा, फिर हमने हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण को देखा, अब हम देखेंगे उत्तर हड़प्पा काल को। उत्तर हड़प्पा काल भी एक बहुत महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के पतन के साथ साथ आगे के सभ्यता के इतिहास जैसे कि लौह युगीन सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता, उससे कहीं ना कहीं जुड़ाव को यह प्रदर्शित करता है। तो इससे भी समझना और जानना काफी आवश्यक है। अब हम चलते हैं उत्तर हड़प्पा काल के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसके बाद हम उसको भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं उत्तर हड़प्पा काल पे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात जो हड़प्पा सभ्यता का अगला चरण आता है वो आता है उत्तर हड़प्पा काल। हालांकि उत्तर हड़प्पा काल का जो भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो यह एक विस्तृत क्षेत्र था, जो कि यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है कि नगरीकरण जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है और कृषि तथा ग्रामीण चरण फिर से जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पे देखें तो इसका जो भौगोलिक विस्तार था इस क्षेत्र का या उत्तर हड़प्पा काल में जो क्षेत्र था उसका जो भौगोलिक विस्तार था वो काफी विस्तृत था और अध्ययन की सुविधा के लिए इसे हम मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। वो 5 भाग जो थे वो थे, पहला जो था वो सिंध प्रांत था, सिंध प्रांत। दूसरा जो इसका भाग था वो पंजाब तथा घग्गर हाकरा क्षेत्र था। इसका जो तीसरा क्षेत्र था वो था पंजाब तथा भारत का ये पंजाब जो था वो आपका जो है पश्चिमी पंजाब था और यह पंजाब जो था वो पूर्वी पंजाब तथा हरियाणा और उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र था वह इसमें आता था। ठीक है, जो चौथा क्षेत्र था वो था गंगा तथा यमुना का दोआब, गंगा तथा यमुना का दोआब। और जो 5वां क्षेत्र था वो था सौराष्ट्र या कच्छ का क्षेत्र, या कच्छ का क्षेत्र। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और इसके बाद उत्तर हड़प्पा काल प्रारंभ होता है तो उसे इन 5 क्षेत्रों में हम विभक्त करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक पे थोड़ी सी चर्चा कर लें और ये देखें कि किस तरह से उत्तर हड़प्पा काल के जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल थे या फिर जो स्थल हमें प्राप्त हुए हैं
उनकी विशेषताएं क्या थी और किस तरह से ये सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आगे आने वाले समय में जो आगे आने वाली सभ्यता है जिसको हम लौह युगीन सभ्यता कहते हैं, उसके निर्माण की नींव कैसे इस सभ्यता के इस सभ्यता में पड़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो हम चलते हैं। ऐसा नहीं था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात पूर्ण रूप से नगरीकरण जो है समाप्त हो गया था। नगरीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त होकर के ग्रामीण रूप में आगे बढ़ रही थी। ठीक है, वहां पे मतलब ग्रामीण सभ्यता का एक नया चरण शुरू हो गया था और मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नगरीकरण का धीरे धीरे ह्रास हो रहा था और ग्रामीण और कृषि सभ्यता का धीरे धीरे फिर से जो है एक नया क्षेत्र बन रहा था। ठीक है, तो यहां हम चलते हैं सिंध प्रांत पे, देखते हैं कि सिंध प्रांत के विषय में क्या चीजें हैं। अब हम इन क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंध प्रांत की हम चर्चा करते हैं, बाकी क्षेत्रों पे धीरे धीरे हम क्रम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंध प्रांत जो था इसे झूकर संस्कृति के नाम से जाना जाता था। झूकर संस्कृति के नाम से इसे उस समय जाना जाने लगा। मतलब उत्तर हड़प्पा काल में इस प्रांत को झूकर संस्कृति के नाम से जाना जाता था। किसको? सिंध क्षेत्र को। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो झूकर संस्कृति थी इसके जो संबंध थे, ठीक है, इसके जो संबंध थे वो उस काल के या उत्तर हड़प्पा कालीन जो नगर थे, लोथल तथा रंगपुर, इनसे भी इनका जो है झूकर संस्कृति का संबंध था। इस झूकर संस्कृति का जो क्षेत्र था, झूकर संस्कृति में जो क्षेत्र आते थे वो झूकर, चन्हूदड़ो तथा तथा आमरी, ये क्षेत्र जो थे वो आते थे। ठीक है, और इन क्षेत्रों का संबंध जो था, व्यापारिक संबंध या इस तरह का जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो संबंध था, आदान प्रदान का, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, वो लोथल तथा रंगपुर के लोगों से या लोथल या रंगपुर के से भी इनका जो है संबंध था। ठीक है, ऐसा प्रमाण जो है मिलता है। तो लोथल और रंगपुर ऐसा नहीं था कि ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गए थे, ये समाप्त तो हो रहे थे लेकिन इनमें नगरीकरण का ह्रास हो रहा था और ग्रामीण सभ्यता के रूप में इनके कुछ अंश बचे हुए थे जिनका जो है जिनमें कुछ न कुछ व्यापारिक संबंध इनसे थे। ठीक है, अगर हम इसके जो है निर्माण की बात करें तो अब देखा गया कि चूंकि क्या था, सभ्यता का ह्रास हो रहा था तो इसमें निरंतरता तो थी लेकिन सभ्यता के ह्रास के कारण अब जैसे जो मनके या फिर जो मृदभांड वगैरह या फिर जो मुहरें या बटखरे बड़े भव्य रूप में बनते थे, अब उनके निर्माण में धीरे धीरे जो है कुछ जो है कमियां आने लगी। उनमें जो है उतने अच्छे शेप में नहीं बनते थे या फिर उनके निर्माण में धीरे धीरे कुछ न कुछ जो है कमियां आने लगी। तो जिससे ये पता चलता है कि सभ्यता और संस्कृति जो है धीरे धीरे वो क्या हो रही थी, लुप्त होने के कगार पे थी या धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। तो ये तो कुछ बातें हो गई इसके बारे में। अगली जो, ठीक है, किसके बारे में? सिंध प्रांत के बारे में। अगला जो प्रांत था, दूसरा प्रांत, वो था आपका पश्चिमी पंजाब तथा घग्गर हाकरा क्षेत्र, ये दूसरा क्षेत्र था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे जो क्षेत्र है उस पे, पश्चिमी पंजाब तथा घग्गर हाकरा क्षेत्र पे। इस क्षेत्र को सिमेट्री एच का नाम दिया गया है। सिमेट्री एच
जो है इसको सिमेट्री एच का नाम दिया गया है। कुछ विद्वान इस सिमेट्री एच का जो संबंध है वो वैदिक काल या लौह युग संस्कृति से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों से हमको PGW पॉलिश्ड ग्रेवेयर, ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड हमको यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। जो पश्चिमी पंजाब तथा घग्गर हाकरा का क्षेत्र था, इसको सिमेट्री एच के नाम से जानते थे। और इसकी जो खास बात, इस क्षेत्र की जो खास बात थी, जो हड़प्पा काल में इसमें कुल केंद्र थे या कुल जो स्थान थे वो 175 थे। ठीक है, लेकिन उत्तर हड़प्पा काल के आते आते 175 स्थल थे इस क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन जो उत्तर हड़प्पा काल आता है वहां कुल जो स्थान थे वो 50 ही रह गए थे। ठीक है, ये स्थान जो है 50 ही रह गए थे। मतलब ऐसा था कि ये जो यहाँ 175 स्थल थे और बाद में 50 ही रह गए, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा था कि यहाँ के लोगों का जो प्रवर्जन था वो कहीं और हो रहा था, या फिर वो यहाँ से हट करके किसी और रोजगार में या किसी और चीज में नियोजित हो गए थे, किसी और जगह वो लग गए थे। ठीक है, मतलब जैसे लोगों का वहां से माइग्रेशन हो रहा था, मतलब वो वहां से माइग्रेट कर रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि तीसरे स्थल को। तो तीसरा स्थल जो था वो आपका पूर्वी पंजाब तथा हरियाणा का भाग था, हरियाणा का भाग था। ठीक है, और यह भाग जो था इसमें राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र भी आता है, राजस्थान का उत्तरी भाग भी इसमें आता है, उत्तरी भाग। ठीक है, तो यहां जो है हम देखेंगे कि विद्वानों ने ऐसा बताया, पर भी जो बस्तियों का आकार था वो छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी जो बस्तियों का आकार था, मतलब ये जो पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र था वो 175 थे, घट करके 50 हो गए, और पूर्वी पंजाब तथा हरियाणा और उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र था वहां भी जो वह क्षेत्र भी धीरे धीरे क्या हो गया, सीमित हो गया। उस क्षेत्र में भी जो सभ्यता के केंद्र थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, सीमित हो गए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अगला क्षेत्र है वो है इसके बाद जो हमारा अगला क्षेत्र है वो आता है गंगा यमुना का दोआब। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक हम चीज स्पष्ट करेंगे कि आपने देखा कि जो पंजाब और घग्गर हाकरा क्षेत्र था, ठीक है, और जो पूर्वी पंजाब था और पश्चिमी पंजाब था और आपका हरियाणा और उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र था, वहां पे बस्तियां सीमित हो रही थी। जबकि अगर हम गंगा यमुना के दोआब की बात करें तो यह एक न्यू फर्टाइल लैंड के रूप में डेवलप हो रहा था। यह जो क्षेत्र था ये उत्तर हड़प्पा काल में न्यू फर्टाइल क्षेत्र, मतलब एक नया उपजाऊ क्षेत्र के रूप में यह धीरे धीरे विकसित हो रहा था। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं इसकी हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल से, तो यहाँ पे डेवलपमेंट हमको या यहाँ पे हमें एक अलग तरह का विकास दिखाई देता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हड़प्पा काल में यहाँ कुल 30 स्थल थे, जो उत्तर हड़प्पा काल तक आते आते बढ़ करके 131 हो गए। ठीक है, मतलब इस क्षेत्र का विस्तार प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं सामान्य रूप से कि वहां जो जनसंख्या की कमी हुई वो जनसंख्या माइग्रेट करके कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आई। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्षेत्र पे। जो हमारा अगला क्षेत्र है वो था सौराष्ट्र तथा
सौराष्ट्र तथा कच्छ का क्षेत्र। ठीक है, अब इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में हम देखें, जब हड़प्पा काल में इसकी बात करें तो इस क्षेत्र में कुल 18 स्थल थे। कुल 18 स्थल थे जो उत्तर हड़प्पा काल में बढ़ करके 120 हो गए। ठीक है, तो यहां पे एक चीज जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग थे वो कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्व की ओर माइग्रेट कर रहे थे या प्रवर्जन उनका हो रहा था। ठीक है, तो ये एक जो है आपको कॉन्सेप्ट मिला, और इस कॉन्सेप्ट पे अगर कथन कारण से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो उसे आप आसानी से, अगर इस चीज को आप समझ गए होंगे तो इसे बड़ी आसानी से आप इस प्रश्न को आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इसके समझाने का यही उद्देश्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने आयाम हैं, जितने चरण हैं, उनको अगर हम अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। और ये सब पॉइंट्स आपको मेंस में लिखने में या मेंस में अगर ये सब चीज़ें लिखने को आती हैं तो कहीं ना कहीं आप इनका कोरिलेशन करके एक अच्छी खासी जो है अपनी समझ विकसित करते हुए आप आंसर राइटिंग में भी कहीं ना कहीं इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि वो एक बाद का विषय है जिस पे हम आगे भी आपको बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इन क्षेत्रों की चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्वी हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा या हड़प्पा के समय के जो नगरीय क्षेत्र थे उनका धीरे धीरे ह्रास हो रहा था, और यमुना गंगा के द्वार तथा सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में एक नई निर्माण प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, और ये हमने देखा कि किस तरह से यहाँ स्थलों की संख्या बढ़ रही है और वहाँ स्थलों की संख्या उन क्षेत्रों में घट रही है, तो वहाँ के लोग यहाँ कहीं ना कहीं माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका एक महत्वपूर्ण जो है पक्ष था सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर हड़प्पा काल का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बिंदुओं पे विचार करते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई। अब जरा हम इन दोनों संस्कृतियों में कंपेयर कर लें तो ये देखते हैं कि हड़प्पा काल में जैसे अच्छे मृदभांड, अच्छी तरह की वस्तुएं या फिर जो शिल्प कला बड़ी उन्नत अवस्था में थी, इस काल में जब हम देखते हैं तो मृदभांड जो है कम चमकीले बने, थोड़े मोटे बने, मतलब उनमें उस तरह की सुंदरता या उस तरह की जो चित्रकारी थी वो सारी प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त होती दिखाई दे। हालांकि इसके मृदभांड काफी मजबूत बने, लेकिन उतने सुंदर और उतने अच्छे मृदभांड का बनना जो है इस काल में कम हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो व्यापार के जो प्रमाण हैं हमको सौराष्ट्र क्षेत्र में मिलते हैं। फारस के साथ व्यापार के कुछ प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सौराष्ट्र क्षेत्र में या कच्छ क्षेत्र में एक जगह आता है बेट द्वारका से जो है फारस की कुछ मुहरें मिली हैं। फारस की कुछ मुहर मिली है। ठीक है, जो इस बात को इंगित करती है कि कहीं ना कहीं अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो फारस से कहीं ना कहीं होता था। ठीक है, लेकिन उतने व्यापक पैमाने पे नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में अवश्य ये व्यापार होता था, क्योंकि यहाँ से मुहरें इस बात का प्रमाण हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ व्यापार, इनमें व्यापारिक संबंध जरूर रहा होगा। इसके अलावा हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो मनके थे या फिर जो इस तरह की मुहरें या फिर जो गाड़ियां वगैरह बनाई जाती थी, टेरिकोटा की जो चीजें बनाई जा रही थी, उनमें जो कलात्मकता थी वो कम हो गई। उनमें कलात्मकता की मात्रा जो है धीरे धीरे कम हो गई, जैसे कि हड़प्पा काल में कलात्मकता को देखा जाता था। ठीक है, तो एक तरह से जो कलात्मकता का धीरे धीरे ह्रास होना शुरू हुआ। ठीक है, इस सभ्यता में अगर दोनों में हम कंपेयर करें तो इस चीज को
पाते हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों से, पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों से हमें कुछ जो है वस्तुएं मिली हैं, जिनमें हमें कुछ वस्तुएं मिली हैं जिनमें आभूषण, मनके, टेरिकोटा के खिलौने तथा गाड़ियां और अग्नि वेदिकाएं मिली। देखिए, इन चीजों का मिलना इस बात का संकेत है, कि हड़प्पा चरण से उत्तर हड़प्पा चरण का कहीं न कहीं संबंध जो था अब भी था। हालांकि वो प्रक्रिया या जो वो चरण धीरे धीरे पतन की ओर था और यह चरण धीरे धीरे विकास की ओर था। ठीक है, तो ये चीज मतलब उनके संबंधों में एक निरंतरता हमेशा जो है वो बनी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि उत्तर हड़प्पा काल में जब हम चलते हैं तो यहाँ कृषि का अत्यधिक विकास देखने को मिलता है। वहां नगरीकरण और व्यापार वाणिज्य का विकास देखने को मिलता है, जबकि उत्तर हड़प्पा काल में हमें कृषि और उसके विविधीकरण का मतलब हुआ कि एक साथ मतलब बहुत सारी फसलों का उत्पादन जो है इस कालखंड में, उत्तर हड़प्पा काल में होने लगा था। ठीक है, तो हम देखते हैं उसको। बलूचिस्तान एक जगह है, बलूचिस्तान ये काफी प्रसिद्ध स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहां से, बलूचिस्तान से एक साथ 2 फसलों के उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। 2 फसलों के उगाए जाने का प्रमाण मिलता है, उगाए जाने का प्रमाण मिला है। कहां से? बलूचिस्तान से। ठीक है, इसके अलावा हुलास एक जगह है। इसके अलावा हुलास से जौ, चना, मटर, गेहूं, चावल, ठीक है ना, खजूर, कपास जैसी विविध आदि बहुत सारी फसलें हैं, उनके जो है हमको साक्ष्य मिले हैं। वहां से कपास के जले हुए बीज भी मिले हैं, जो यह बताता है कि यहाँ जो कृषि की जो प्रणाली थी वे विविधतापूर्ण हो गई थी। मतलब उसमें बहुत सारे प्रकार की फसलों का इसमें उत्पादन किया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो सभ्यता थी वो पूर्णतः कृषि, मतलब एक और जो है नगरीकरण का ह्रास हो रहा था, तो यहाँ कृषि की जो है वो प्रधानता होती जा रही थी, कृषि जो है विस्तार रूप में आ रही थी। ठीक है, महोराना, दौलतपुर, महोराना, दौलतपुर, कामनेर तथा ओरियो टिम्बो कुछ ऐसे ये स्थल हैं जहां से विविधतापूर्ण कृषि के प्रमाण मिले हैं। विविधतापूर्ण कृषि के प्रमाण मिले। ठीक है, तो ये स्थल कुछ ऐसे स्थल थे जहां से विविधतापूर्ण कृषि के प्रमाण हमको क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं
कुछ और चीज़ों पे चर्चा कर लें। तो यहाँ जो है एक चीज़ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि यहाँ पे नगरीकरण प्रक्रिया का विनाश हो रहा था या ह्रास हो रहा था और कृषि प्रणाली जो है एक नए स्वरूप में विकसित हो रही थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें मिली हैं यहाँ से सिंधु हड़प्पा के उत्तर काल से, हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा काल से कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिससे इसका संबंध जो है वो लौहयुगीन संस्कृति से भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। तो हरियाणा के भगवानपुर, ददेरी तथा पंजाब काठपाल और नागर, पंजाब के काठपाल तथा नागर जगह से, मतलब ये जो जगह है वहां से पीजीडब्ल्यू सॉरी, ठीक है, पीजीडब्ल्यू पॉलिश्ड ग्रे वेयर यानी चित्रित धूसर, माने पॉलिश किए हुए मृदभांड मिले हैं, जिनको हम चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं, मृदभांड मिले। ठीक है, अब देखिए ये जो पीजीडब्ल्यू है इसका संबंध लौहयुगीन संस्कृति से, इसका संबंध किससे है? लौहयुगीन संस्कृति से। ठीक है, और हम यहां पे चर्चा क्या कर रहे हैं? किसकी? उत्तर हड़प्पा काल की। तो कहीं ना कहीं उत्तर हड़प्पा काल का जो संबंध जुड़ रहा है वो किससे जुड़ रहा है? यहां पे लौहयुगीन संस्कृति से। और लौहयुगीन संस्कृति किस काल की विशेषता है? वैदिक काल की विशेषता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो या उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर हड़प्पा काल अगली संस्कृति या सभ्यता से जुड़ रहा है। मतलब यहां पे आप क्या देख रहे हैं? एक कंटिन्यूटी देख रहे हैं सभ्यता और संस्कृति की। एक सभ्यता और संस्कृति में आप क्या देख रहे हैं? एक तारतम्य देख रहे हैं, एक जो है जुड़ाव देख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके बताने का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो है उत्तर हड़प्पा काल का जो संबंध है वो धीरे धीरे अगली संस्कृति से भी क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बड़ा गांव तथा अंबाखेड़ी से, ठीक है ना, उत्तर हड़प्पा काल के उत्तर हड़प्पा काल के ओसीपी, ठीक है, ओसीपी गेरू मृदभांड, मतलब ओसीपी गेरू मृदभांड से इसका संबंध जो है दिखाया जाता है। कहां पे? उत्तर प्रदेश के बड़ा गांव और अंबाखेड़ी से। ये जो ओसीपी हैं, ठीक है ना, ओसीपी का मतलब होगा कि ओक कलर पॉटरीज, ठीक है ना, जो कि कांस्य युगीन सभ्यता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कांस्य युगीन
सभ्यता को क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उस सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे कह सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं एक और, तो इसका संबंध जो है वो पीजीडब्ल्यू से है, यानी कि लौह युगीन संस्कृति से है। तो दूसरी तरफ इस जो उत्तर हड़प्पा काल की सभ्यता है उसका संबंध ओसीपी यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता में जो प्रचलित मृदभांड हैं उनसे है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो उत्तर हड़प्पा काल है ये एक तरह से कड़ी के रूप में काम करता है कि ये हड़प्पा काल की संस्कृति को कहीं न कहीं वैदिक काल से जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो थी वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता को समझने में, उसके विविध चरणों को समझने में, एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बेहतर समझ विकसित करने में आपको योगदान देगी। आगे हम अगले वीडियो में हम वैदिक काल या फिर जो है अगली संस्कृति जिसको हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं उसका अध्ययन करेंगे, और आगे हम ये प्रयास करेंगे कि एक वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मिसलेनियस पॉइंट जो कि और भी थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम एक मिसलेनियस वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा एक प्रयास था कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बेहतर समझ विकसित हो और आप उससे संबंधित जो है सारे प्रश्नों को कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी सुझाव हों, जो भी और इसमें परिमार्जन की ज़रूरत हो उसको कमेंट के माध्यम से हमें देने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।